हेलो दोस्तों, मैं सुनील पारिक हर्षित चौधरी के साथ टी सीरीज क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कूलाम का नियम। क्या रहेगा? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम यानी कि इस वीडियो में जो बात करें अपने कूलाम के नियम के बारे में बात करेंगे और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पॉइंट है। और पिछले वाली वीडियो में जो अपने बात की थी वो आवेशन के बारे में, यानी चालन आवेशन, घर्षण आवेशन और इंडक्शन वाला जो आवेशन है उसके बारे में अपने बातें कर ली है। और इस लेक्चर के अंदर जो बात करें वो कूलाम के नियम के बारे में बात करें। और ये वीडियो आप शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखें ताकि आपको इस वीडियो में जो बताया जाएगा उसके बारे में आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो देखते हैं कूलाम का नियम। मान लीजिए मेरे पास क्या है, दो आवेश, ये r दूरी पर रखे गए हैं। कितनी दूरी पर? r दूरी पर। इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है? r। और यहाँ पे एक आवेश पड़ा है और एक आवेश कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बल। जिस प्रकार आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल के बारे में, गुरुत्वीय बल, उसके बारे में भी साथ अपने बात कर लेते हैं। ये मेरे पास क्या होता है? गुरुत्वीय बल। यहाँ पे क्या होता है? एक m द्रव्यमान की वस्तु, एक यहाँ पे क्या होती है मेरे पास? m2 द्रव्यमान की एक वस्तु। ठीक है, इन दोनों के मध्य क्या, ये जो दूरी है वो क्या है मेरे पास? r। तो यहाँ पे जो बल लगता है F, यानी F बोले तो फोर्स, यहाँ पे जो बल लगता है वो क्या लगता है? इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपात में होता है बल। यानी कि दोनों वस्तुओं के गुणनफल के समानुपात में क्या रहेगा? यहाँ पे बल रहेगा। तो सेम यही बात है, यहाँ पे क्या है मेरे पास? Q1 आवेश, यहाँ पे मेरे पास क्या है? Q2 आवेश। इन दोनों के मध्य लगने वाला बल क्या होगा मेरे पास? F समानुपात Q1 इंटू Q2। ठीक है, और इनके मध्य लगने वाला बल, यानी कि जो वस्तु है मेरे पास, इनके मध्य लगने वाला बल, इनके जो बीच की दूरी होती है, यानी r जो दूरी है उसके वर्ग के विलोमानुपात रहता है। यानी कि 1/r स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब यहाँ पे वर्ग है, यानी कि इनके मध्य जो बल लगेगा वो उनके दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा। और इनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा? इनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपात में होगा। सेम यहीं पर भी यही बात होगी, यानी कि Q1 मेरे पास क्या है? एक आवेश। Q2 मेरे पास क्या है? आवेश। इन दोनों के मध्य लगने वाला बल क्या होगा मेरे पास? दोनों का गुणनफल, यानी Q1 इंटू Q2। ठीक है, और दूसरी बात, सेम यही प्रोसेस, इनके मध्य जो बल लगेगा वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपात रहेगा। ठीक है, अब जो बात करते हैं अपन इन दोनों फॉर्मूलों को मिला देते हैं। यहाँ पर अगर अपन मिलाते हैं तो क्या होता है मेरे पास? F समानुपात m1 इंटू m2 डिवाइड बाई r की स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इनके मध्य जो बल लगेगा वो m1 इंटू m2 के गुणनफल और r के स्क्वायर के विलोमानुपात में लगेगा। इन दोनों के समानुपात में होगा और इसके विलोमानुपात में। विलोमानुपात का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा। ठीक है, और समानुपात का मतलब होता है बराबर में, यानी अगर ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा। यानी m1 बढ़ेगा तो बल का मान बढ़ेगा, m2 का मान बढ़ेगा तो भी क्या होगा? बल का मान आपके बढ़ेगा। और यहाँ पर भी इन दोनों को अपन क्या करते हैं? मिला देते हैं। तो यहाँ पे F बराबर समानुपात क्या हो जाएगा? Q1 Q2 डिवाइड बाई r की स्क्वायर। ठीक है, जब अपन कहीं पर भी समानुपात का चिन्ह हटाते हैं, यानी चाहे अपने पास कोई भी जगह हो जहाँ पे अगर समानुपात का चिन्ह हटाना पड़े अपने को, तो यहाँ पे एक स्थिरांक आता है। क्या आता है? एक स्थिरांक। तो इसके अंदर जो स्थिरांक है वो क्या आएगा मेरे पास? g। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? m1 m2 डिवाइड बाई r की स्क्वायर। ये आपने कहाँ पे पढ़ा है? 11th क्लास की साइंस की बुक्स में पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, कि गुरुत्वीय बल के अंदर इस प्रकार का बल लगता है। तो यहाँ पर भी अपने क्या करें? इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी मेरे पास? K। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q1 Q2 डिवाइड बाई r की स्क्वायर। और K यहाँ पे क्या है? एक स्थिरांक। K क्या है? स्थिरांक। वो भी किसका? आवेश का स्थिरांक। ये बात आप पे ध्यान रखें। अब K क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे अपन अभी, पर यहाँ तक एक बार रिवाइज कर लीजिए आप। यानी कि दो वस्तुएं मेरे पास जब होती हैं, m1 द्रव्यमान की, m2 द्रव्यमान की, और उनके बीच की दूरी कुछ भी हो, दोनों वस्तुओं, यहाँ पर जो बल लगेगा इन वस्तुओं के बीच में, वो F जो बल होगा वो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होगा? समानुपाती। और यहाँ पे जो बल लगेगा
इनके बीच में उनकी जो बीच की दूरी है उनके वर्ग के क्या होगा विलोमानुपात। जब अपन इन दोनों को मिलाते हैं तो अपने पास फॉर्मूला क्या आता है, एफ समानुपात m1 × m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। और जो जब समानुपात का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे जब क्या आएगा, इक्वल का चिन्ह यानी कि बराबर का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे स्थिरांक आएगा, स्थिरांक क्या आएगा g। ठीक है, ये किसका, गुरुत्वाकर्षण का। और ये मेरे पास किसका है, कूलाम का नियम। सेम प्रोसेस यही है, उसकी पूरी कॉपी मान लीजिए आप इसको। यहाँ पे जो रो मेरे पास क्या है, आवेश Q1 Q2, और दोनों के जो बीच में बल लगेगा वो क्या होगा, F समानुपात Q1 × Q2, यानी दोनों गुणनफल के क्या होगा, बल लगने वाला बल समानुपात में होगा। और इनके जो बीच की दूरी होगी उसके वर्ग के क्या होगा, विलोमानुपात। और जो बल लगेगा, कुल बल लगेगा वो क्या होगा, F समानुपात Q1 × Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। जब समानुपात का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे क्या आता है, स्थिरांक यहाँ पे क्या आएगा, k। अब k क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, और इसको मैं एक बार लिख देता हूँ कि इसकी जो परिभाषा होती है उसको मैं एक बार नोट कर देता हूँ। तो कूलाम बल के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युतिक बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। यानी कि कूलाम का जो नियम है वो क्या बोलता है कि दो स्थिर आवेश, ये मेरे पास क्या है, दो स्थिर आवेश, इनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा, स्थिर जो विद्युतिक बल है वो इसी को बोलते हैं, कूलाम के नियम को। इसको क्या बोलते हैं, वो स्थिर विद्युतिक बल। ठीक है, याद रखना ये बात आप, स्थिर विद्युतिक बल, लगने वाला स्थिर विद्युतिक बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। ये मैंने आपको यहाँ पर नोट करवाई दिया पहले। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, विलोमानुपाती। यानी कि इनके जो बीच की दूरी थी मेरे पास r, इसके वर्ग के विलोमानुपात में होगा ये बल। ठीक है, और इसके साथ यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यानी कि यहाँ पे जो ये रेखा मिला रही है इनको, इसके ऊपर लगे, इसके अनुदिश होगा ये बल। इधर उधर ये बल है नहीं लगेगा, इसके अनुदिश रहेगा ये बल। तो और के यहाँ पे क्या है, मैंने बताई दिया, स्थिरांक होता है एक, और ये होता है समानुपात का स्थिरांक। समानुपात स्थिरांक यानी समानुपात जब मैंने चिन्ह हटाया तो यहाँ पे स्थिरांक आ गया के। अब के के बारे में बात करते हैं, के है क्या रियलिटी में, तो ये आप नोट भी कर सकते हैं। इसके साथ में आप नोट्स भी बना लेना, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है ये, और बहुत बार आती भी है, यानी पूछी भी जाती है। जैसे अपने IT वगैरह होगी या अपने पास फिजिक्स वगैरह होगी, इनके अंदर बहुत बार ये पूछी भी जाती हैं, तो ये आप इसके नोट्स भी साथ में बना लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं के क्या होता है। देखिए, अपने पास जो के होता है वो एक स्थिरांक होता है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। के क्या होता है, एक स्थिरांक। ठीक है, के को अपन दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। कितने प्रकार, दो प्रकार से। एक तो होता है अपने पास निर्वात के निर्वात से, निर्वात। एक होता है अपने द्वारा माध्यम के द्वारा, यानी कि के का जो मान है अपन वहाँ पे जो रखेंगे वो एक तो निर्वात के ऊपर रख सकते हैं, एक माध्यम के ऊपर भी अपन रख सकते हैं। यानी के जो निर्भर करेगा वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो करता है माध्यम के ऊपर, यानी कि इन बलों जो बल लग रहे थे Q1 और Q2 उनके बीच में माध्यम क्या था, या अगर वो निर्वात है तो वहाँ पे क्या बल लगेगा। तो ये के किस पे निर्भर करता है, एक निर्वात के ऊपर, एक करता है माध्यम के ऊपर। सबसे पहले अपन बात करते हैं निर्वात की, निर्वात पद्धति। ठीक है, ये मेरे पास है निर्वात पद्धति इसकी। देखिए यहाँ पे जो के का मान रहेगा वो क्या रहेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जैसा दिखता है ई नहीं है, ये एप्सिलॉन नॉट, तो मैं लिख देता हूँ NAUGST। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। के किस पे निर्भर करें, अगर निर्वात है आपके पास तो वहाँ पे के का जो मान होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। जो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो क्या होता है, 8.854 × 10⁻12। ठीक है, 8.854 × 10⁻12। तो ये मान अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये मान अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, यानी 1/4 का मान कितना हो, 4, पाई का मान 3.14 इंटू एप्सिलॉन नोट का मान मैंने बता ही दिया 8.854 × 10⁻12। ये मान मैं रखता हूँ तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, वो क्या आएगा, 9 × 10�9। ठीक है, तो निर्वात के अंदर जो वो क्या होगा, 9 × 10�9 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने इसके मात्रक की। जो इसका मात्रक होगा वो मात्रक क्या हो सकता है, जो मात्रक अगर अपन रखें तो मात्रक किस प्रकार आएगा उसके बारे में अगर बात करें अपन, तो देखिए अपने पास फॉर्मूला क्या था, F बराबर Q1 × Q2 डिवाइड बाई R²
तो यहाँ से अगर मैं के निकालना चाहूँ तो के क्या आ जाएगा मेरे पास, एफ आर की स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2। तो एफ का जो मान होगा वो क्या होता है, न्यूटन। एफ मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। और आर अपन बात करें एसआई मात्रक की, ठीक है ना, याद रखना अपन बात किसी बात करें एसआई मात्रक की। एफ का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आर का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर की स्क्वायर, यानी आर की स्क्वायर है। और Q1 Q2 क्या होता है, कुलाम इंटू कुलाम, यानी कुलाम की स्क्वायर, और कुलाम ऊपर चला जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम रिवर्स की स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा आपके पास, एसआई मात्रक। किसका, जो अपने पास के का जो मान है उसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एन एम की स्क्वायर कुलाम की रिवर्स की स्क्वायर, ठीक है। तो अपने आप अभी फॉर्मूला निकाला है यहाँ से, के बराबर क्या था, मैंने बताया था आपको 4 पाई एप्सिलॉन नोट। अगर आपको एप्सिलॉन नोट का अगर मात्रक चाहिए तो अपन इनको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। एप्सिलॉन नोट क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 4 पाई के, और के का मात्रक अपन यहाँ पे रखें, जस्ट इसका उल्टा जो इसका मात्रक होता है एप्सिलॉन नोट का, इसका यानी कि के का जो मात्रक होता है जस्ट इसका उल्टा किसका मात्रक हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट का मात्रक आपके हो जाएगा। क्योंकि पाई का कोई मात्रक नहीं होता, 4 का मात्रक फिक्स रहेगा, 4 तो 4 ही रहता है। और के एप्सिलॉन नोट बराबर क्या बच गया, 1 डिवाइड बाई के, यानी के का रिवर्स मात्रक किसका होगा, एप्सिलॉन नोट का मात्रक, और एप्सिलॉन नोट का रिवर्स का मात्रक क्या होगा, के का मात्रक। तो इस पर आप मात्रक भी यहाँ से निकाल सकते हैं। और अब जो बात करते हैं वो करते हैं अपन इसके सीजीएस मात्रक की। किसी बात है, सीजीएस मात्रक की। अगर अपन सीजीएस मात्रक की बात करें तो मैं बता देता हूँ आपको, जो बल का जो सीजीएस मात्रक यानी एन किसका मात्रक था, बल का। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डायन। क्या होता है, डायन, DYNE डायन। तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10⁵ डायन होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो अपने पास बीच की दूरी थी, दूरी का मात्र क्या होगा, वहाँ पे सेमी होगा, क्या होगा, सेमी सीजीएस में। तो अपन इसको 100 सेमी अपन लिख सकते हैं, तो क्योंकि अपने पास मीटर है यहाँ पे। और कुलाम जो होता है उसका जो आवेश का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो तो क्या होता है, कुलाम। और अगर सीजीएस मात्रक की बात करें वो अपने पास क्या होगा, स्टेट कुलाम, जो अपने पिछले वाले वीडियो में बात भी कर चुके हैं, जो अपने चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके पहले वीडियो में अपने इसी के बारे में बात की थी। तो इसका मात्रक क्या होता है, स्टेट कुलाम, यानी कि क्यू का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेट कुलाम, स्टेट कुलाम। और इसका जो मान होता है वो क्या होता है, 1 कुलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कुलाम, स्टेट कुलाम, ये होता है इसका मान। अब हम निकालते हैं अपने इसका सीजीएस मात्रक, ठीक है। और इसको यहीं पर रख लेते हैं बार, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, ये मात्रक था अपना, ऐसे मात्रक वो था न्यूटन का। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10⁵ डायन। तो मैं यहाँ पे क्या रख लेता हूँ, 10⁵ डायन, ठीक है, इसलिए मैंने। और 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेमी। तो अपने पास मीटर स्क्वायर है तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, 100 × 100। और सी का मान क्या होता है, सी का मान मैंने बता दिया 3 × 10⁹ मीटर होता है। तो बटे 3 × 10⁹ अपन ने जो पीछे बात की वहाँ पे अपना मान कितना निकल के आया था, 9 × 10⁹ आया था। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, इसके इंटू में 9 × 10⁹। अब देखिए 9 कट गया और 3 से 3 कट गया, तो अपने पास यहाँ पे क्या था, सी की स्क्वायर था। तो यहाँ पे एक बार वो लिखना पड़ेगा मुझे, 3 × 10⁹, और 3 से 3 कट गया, 2 4 5 9, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1। तो के बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी कि सीजीएस के अंदर के बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये बात मैं आपको सीधा बता भी सकता था, पर यहाँ पे मैंने इसलिए सीधी करवाई ताकि आपको समझ में आ जानी चाहिए भाई के का मान सीजीएस के अंदर 1 होता है। तो कैसे होता है, इस प्रकार के का मान क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा। और इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, न्यूटन की जगह मैं क्या लिखूंगा, डायन लिखूंगा, डायन। और मीटर की जगह लिखूंगा सेमी स्क्वायर बटे कुलाम की जगह लिखूंगा स्टेट कुलाम, स्टेट कुलाम। ये इसका क्या हो जाएगा, सीजीएस के अंदर मात्रक। तो ये था अपने मात्रक की बात सीजीएस और एसआई पद्धति के अंदर। और अब बात करते हैं अपन माध्यम की बात। के बराबर क्या लिखा था अपन ने, माध्यम के ऊपर बात कर रहे हैं अपन, कि अगर अपने पास कोई माध्यम हो बीच में, तो उससे पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ माध्यम क्या होता है, निर्वात क्या होता है।
मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई पानी से भरा तालाब है, उसके अंदर मैं ऐसे अगर हाथ घुमाता हूँ, ये तो घुमाता हूँ हवा के अंदर, ये घुमाता हूँ पानी के से भरे तालाब के अंदर, तो पानी से भरे तालाब के अंदर मेरा हाथ क्या होगा, धीरे चलेगा उसके अंदर, और हवा के अंदर पर मेरा हाथ क्या होता है, तेजी से गति करेगा, क्योंकि मेरे जो हवा है वहाँ पे मेरे इसके ऊपर कम बल लगेगा, और पानी के अंदर मेरा बल क्या लगेगा, ज़्यादा। तो उसी प्रकार आवेश होते हैं, वहाँ पे मेरे हाथ के आगे क्या आ गया था, पानी, यानी कुछ ना कुछ माध्यम आ गया था। उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या आ सकता है, माध्यम अपना आ सकता है, जैसे कोई धातु आ गई, या कोई हवा आ गई, या कोई अपने पास और चीज़, पानी आ गया, कोई और चीज़ आ गई, तो बल का मान बार बार क्या होगा, परिवर्तन। तो अगर अपन माध्यम की बात, माध्यम यानी कोई बीच में अगर कोई चीज़ माध्यम आता है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो क्या पढ़ा था, F बराबर के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास एप्सिलॉन नोट भी था, यानी 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये फॉर्मूला अपने पढ़ा था कहाँ पे, निर्वात के अंदर, ये निर्वात की बात है, इसको मैं निर्वात है ये, ठीक है। माध्यम का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन, माध्यम F बराबर के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू 1 डिवाइड बाई 4 पाई, जो यहाँ पे एप्सिलॉन नोट आया था इसका मतलब था निर्वात। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, माध्यम, तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नोट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन एम, एम का मतलब हो जाएगा माध्यम, यानी एप्सिलॉन एम आ जाएगा, और यहाँ पे निर्वात के अंदर मेरा क्या आया था अपने पास, एप्सिलॉन नोट, और ये हो गया मेरे पास माध्यम, ये मेरे पास क्या निर्वात, ये मेरे पास समीकरण बन गई फर्स्ट, ये मेरे पास बन गई सेकंड। तो अपने इसको हल करते हैं, ये मेरे पास क्या निर्वात है, ये क्या मेरे पास माध्यम, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो F निर्वात है, ये निर्वात, F निर्वात डिवाइड बाई F माध्यम बराबर, यहाँ पे क्या था मान, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू के 4 पाई एप्सिलॉन एम। तो इससे ये कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ पर, F निर्वात बटे F माध्यम, F है निर्वात बटे F माध्यम, ठीक है। और यहाँ पे ये बच गया, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है मेरे पास 1 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे क्या 1 डिवाइड बाई 4 है पाई एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन एम। इसको अगर मैं चेंज करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसके ऊपर, तो ये संख्या ऊपर चली जाएगी, ये संख्या कहाँ पे रहेगी, नीचे, तो ऊपर क्या चला गया 4 पाई एप्सिलॉन एम डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो क्या हो गया, जो फॉर्मूला बचा लास्ट में क्या बच गया, एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नोट, ये, तो ये मेरे पास क्या है, एप्सिलॉन एम यहाँ पे क्या है मेरे पास, माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नोट क्या है यहाँ पे, निर्वात की विद्युतशीलता। तो F निर्वात बटे F माध्यम बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नोट। और इनको मैं कुछ अलग नाम दे देता हूँ, क्या देता हूँ, अलग नाम, अलग नाम क्या आएगा मेरे पास, एप्सिलॉन आर। तो F इसको बोलते हैं अपन अपेक्षित विद्युतशीलता, एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, अपेक्षित विद्युतशीलता। और इसका जो मान एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, F निर्वात बटे F माध्यम, और इनके मान अपने पिछली बार निकाल भी लिए, अभी जस्ट पीछे इसके मान भी निकाले, ये निकाल लिया मैंने यहाँ पे, ये इसका निकाल लिया। अब जो बात करता हूँ मैं करता हूँ वो किसकी, इसकी, यानी कि अपेक्षित विद्युतशीलता की। इसका जो मान होता है वो मान क्या होगा, तो इसका जो मान होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है हर जगह, प्रत्येक जगह क्या होता है, अलग अलग, सेम नहीं होता। और अपन मान की बात करें, एप्सिलॉन आर के मान की बात करें, तो अगर वायु के लिए बात की जाए, और अगर अपने पास किसके बारे में बात की जाए, निर्वात के लिए, अगर अपने पास कोई धातु के लिए बात की जाए, ठीक है, धातु के लिए तो क्या होता है अनंत, और निर्वात के लिए क्या होगा इकाई, पूरा एक नहीं होता, इसके लिए इतना होता है 1.000059,
पर इसको अपन क्या मान लेते हैं, एक ही मान लेते हैं, यानी कि वायु और निर्वात के लिए एक ही मानते हैं, और धातु के लिए क्या होता है, ये अनंत होता है इसका मान। ठीक है, ये था अपने पास कूलाम का नियम। और इसके अंदर अपन जो बात की वो कूलाम के नियम के बारे में बात की इस वीडियो में। और अगले वाली वीडियो में इसका पार्ट 2 आएगा वीडियो, उसके अंदर जो बात करेंगे अपन इसके सदिश के बारे में बात करेंगे। और इसको कई बार पेरा विद्युतांक भी लिखाता है। क्या लिखाता है? पेरा विद्युतांक, पेरा विद्युतांक। तो ये बात आप ध्यान रखना कि जो पेरा विद्युतांक लिखाता है, कई जगह अपेक्षित विद्युतशीलता भी लिखाता है, तो ये बात आप ध्यान रखें। और इसका जो मान था ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे मापा गया है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। ये भी बात आप ध्यान रखें। तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। इसके अंदर जो बात की अपने कूलाम के नियम के बारे में बात की है, उसका पार्ट 2 भी आएगा, उसके अंदर कूलाम के नियम के सदिश के बारे में अपन बातें करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू गाइज।